हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ओके, यानी कि 4 लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हम चैप्टर नंबर 3 कह सकते हैं, किसी किसी बुक में ये चैप्टर 2 होता है, किसी में 4 भी होता है। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये एग्जाम में आता है, वो है कि जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको हिंदी में समष्टि एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, इसके अंदर बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, यानी कि बिजनेस पॉलिसी बनाने में जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसका क्या रोल है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल समझेंगे। बिजनेस की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में क्या रोल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी समझेंगे। भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस के अंदर पॉलिसीज को बनाने में क्या रोल है। तो आइए आज हम माइक्रो का स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है बिजनेस की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, विच स्टडीज। और माइक्रो के अंदर आपको पता ही है, हम स्टडी करते हैं कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वेरिएबल। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वेरिएबल मतलब किसी एक फर्म की इकोनॉमिक्स को समझना, किसी एक इंडस्ट्री की इकोनॉमी समझना, किसी एक कंज्यूमर की इकोनॉमी समझना, किसी एक प्रोड्यूसर, किसी एक कमोडिटी, किसी एक इनपुट प्राइस की इकोनॉमिक्स को समझना, किसी वन इंडिविजुअल यूनिट, वन इंडिविजुअल चीज़ की जो है इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर हम चार्ट से समझें तो इसमें देखिए, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वेरिएबल, इंडिविजुअली चीज को समझना है ना। माइक्रो और मैक्रो में यही तो डिफरेंस था। मैक्रो में हम ओवरऑल इकोनॉमी को समझते हैं, ओवरऑल किसी एक चीज को समझते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअली समझेंगे। तो इंडिविजुअली कंज्यूमर, इनपुट प्राइस, इंडिविजुअली प्रोड्यूसर, इंडिविजुअली फर्म, इंडस्ट्री और कमोडिटी प्राइस, इंडिविजुअली वो समझना। ओके, तो ये होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो गलती से लिख दिया है यहाँ पर, माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ठीक। आइए डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे.एम. जोशी, तो जे.एम. जोशी साहब ने हमें ये बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट। किसी एक इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट जो है उसकी स्टडी को करना। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसर्न विद द स्पेसिफिक और इंडिविजुअल यूनिट। बार बार एक ही चीज कह रहा है, स्पेशल इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस करना, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इज स्टडीज। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट ले लो, कोई भी इंडिविजुअल यूनिट, कोई भी मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर ले लो, इनपुट प्राइस ले लो, इंडिविजुअल फर्म ले लो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री ले लो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ले लो, इंडिविजुअल किसी कमोडिटी की प्राइस को ले लो, और फिर जो भी इंडिविजुअल आपने चीज ली है उसके बिहेवियर को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसको स्टडी करना, उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे मेन जो एनालिसिस है वो होता है मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस आपको पता होगा, है ना। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ये सब हम करते थे। तो ये मार्जिनल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में, किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस करने में। मार्जिनल जो एनालिसिस है, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, वो बहुत हेल्प करता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो मार्जिनल एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड इनडिसेम्बेबल, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ऑल द लॉज, सारे के सारे लॉ जो हैं उसमें मार्जिनल एनालिसिस को ही यूज़ किया गया है। चाहे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, कंज्यूमर सरप्लस इन कंजम्पशन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ले लो, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, लॉज ऑफ प्रोडक्शन ले लो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उसी को समझ में आएगा जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होगा। कब? क्लास 11th या 12th के अंदर। उसको तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो इन सब के बारे में जानता है। और जिनको ये पता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है। ओके ठीक, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ओनली यहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टडी थोड़ी करेंगे। इकोनॉमिक्स तो आपको पहले से आती है, तो हम यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप की बात करें तो इसमें दो तरह का स्कोप होता है। एक तो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ना, इकोनॉमिक्स के अंदर आप रिसोर्सेज का बोले तो लैंड, कैपिटल, ठीक है, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और आपका लेबर, है ना, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, है ना। वैसे 5M बोलते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन, और आजकल एक और M जोड़ दिया गया है जिसको मार्केट बोला जाता है। तो ये सारे जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता ना, तो इनका एलोकेशन कैसे होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इंडिविजुअली बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं कि वो अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेगा। तो प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी, प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की प्राइस क्या डिसाइड करनी, इसमें लॉ ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये दोनों हमको हेल्प करते हैं। प्राइसिंग ऑफ इनपुट, जो लैंड है उसके बदले में जो रेंट पे कर रहे हैं, जो लेबर है उनको वेजेस पे कर रहे हैं, है ना, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, और जो कैपिटल है उसके बदले में इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट पे किया जा रहा है। तो ये भी तो रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करके हम कुछ ना कुछ उनके बदले में पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे बिजनेस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर ये तो एलोकेशन हो गया, अब यहाँ है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज को बांट देना, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक होता है ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करो कि उनसे बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके अंदर एफिशिएंसी देखो, कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी देखो, और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है उसको देखना। देखने के बाद में जब ऑप्टिमम एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज का तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही वापस थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कि बिजनेस की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है। लेकिन वो रोल समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिस्कस अंडर फॉलोइंग। सबसे पहले ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट मतलब रिसोर्सेज ऑप्टिमम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, अब उसका ऑप्टिमम यूज कैसे हो सकता है। एक तो आप उसको किसी भी बिजनेस में डाल दो आंखें बंद करके, ओके। एक आप देखो अल्टरनेटिव्स देखो कि अगर मैं इसको इस बिजनेस में लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे को जो है मंथली 10,000 रुपये की कमाई होगी। 10 लाख पे 10%, 10,000 यानी कि लगभग 1%, ओके। और अगर आप जो है इसकी कोई एफडी वगैरह करा देते हैं तो वहाँ से आपको मान लेते हैं मंथली रिटर्न जो है थोड़ा सा मिल रहा है 8,000 रुपये। तो ऑप्टिमम क्या है, बिजनेस के अंदर लगाना। लेकिन अगर एफडी कराने से ब्याज ज़्यादा मिल रहा है और बिजनेस इनकम कम है तो ऑप्टिमम क्या है कि एफडी करा दो, फिर फिक्स डिपॉजिट करा दो बैंक के अंदर जाके। तो उनका यूज़ कहाँ करें, कहीं भी नहीं करना है, ऐसी जगह करना है जहाँ से ऑप्टिमम एलोकेशन से क्या होता है कि वापस रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो वो हम यहाँ से सीखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो स्केयर होते हैं। स्केयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब बात कही गई है, स्केयर रिसोर्सेज होते हैं। स्केयर मतलब लिमिटेड है, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। चाहे मनी ले लो, मैन ले लो, मेथड ले लो, मशीन ले लो, मटेरियल ले लो, है ना। तो ये सब लैंड ले लो, है ना, लेबर ले लो, भले एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, ये सब चीज़ें जो हैं ये
स्केयर है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। सो इसका ऑप्टिमम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ओके, ताकि वेस्टेज थोड़ी कम हो। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो वो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें कौन बताता है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। फिर है ऑप्टिमम प्रोडक्शन डिसीजन। अब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन कर दिया, अब डिसीजन कि उससे क्या प्रोडक्शन करना है ना। ये सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसका आंसर भी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है। सेंटर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ये बोलती है हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, भाई कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये चीज़ है ना। तो वो जो है वो भी हमें आंसर यहाँ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है। प्राइसिंग पॉलिसी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह क्या रखनी है। पब्लिक पॉलिसी मतलब जो मार्केट है वो कौन सा मार्केट होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होना चाहिए या फिर फ्री इकोनॉमी मार्केट होना चाहिए। वैसे इंडिया में आपको पता है फ्री इकोनॉमिक मार्केट है ना, ओलिगोपोली वगैरह मार्केट होते हैं। तो आपके मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी क्या होगी, वो भी हमको जो है डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। सो ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो ये स्कोप हैं या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस के अंदर जो हम पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी का जो फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ को, उसमें हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है। सो इसमें सबसे फर्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इकोनॉमी का सिस्टम समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंपनी अगर किसी भी कंट्री में नया नया बिजनेस स्टार्ट करती है या किसी भी नए मार्केट में जाती है ना, तो वहाँ का सिस्टम समझती है, फिर उसके बाद उसमें एंटर होती है। और वो सिस्टम समझने में, चाहे किसी कंट्री का चाहे किसी मार्केट का, उस सिस्टम को समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। ओके, उस सिस्टम को समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। जैसे इंडिया के अंदर फ्री इकोनॉमी है ना, कोई भी एक फर्म या कोई गवर्नमेंट या कोई कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं करता कि किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना करना है और उसकी प्राइस क्या होगी। इंडियन मार्केट इज ए फ्री इकोनॉमी। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई रूल जो लगते हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी फिर उस हिसाब से जो प्राइसिंग की जाती है। तो ये फ्री इकोनॉमी हमको समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देखो, बिजनेस का डिसीजन लेते टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है एक बिजनेस के लिए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है, ये एक लॉ ही तो है। जैसे एक जीएसटी, ये क्या है, एक लॉ ही तो है गवर्नमेंट का, है ना। और जैसे ये बिजनेस के लॉ है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट हो गया, और भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। तो ये सारे बिजनेस के लिए बहुत सारे रूल है, लॉ बने हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट भी इशू करती है ईयर टू ईयर। उसके अंदर इन लॉ के अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी आते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, है ना। तो उनके अमेंडमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, या गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली स्पेशल कोई लेके आई है, तो वो जैसे धीरू भाई अंबानी जो थे ना, वो यही कहते थे, उनका ये था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करो, फिर उन पॉलिसीज़ का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं आप, और उस हिसाब से आगे अपनी डिसीजन लो, तो उससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑपरेशनल प्रॉब्लम। इसके अलावा जो इंटरनल प्रॉब्लम है, किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी हेल्प करता है। ये क्या क्या प्रॉब्लम होती है? चॉइस ऑफ कमोडिटी, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, चॉइस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, कौन सा डिपार्टमेंट का स्केल करें, क्वांटिटेटिव ऑफ आउटपुट, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ प्राइस, सेल्स प्रमोशन, टाइप ऑफ कंपटीशन, एक्सपांसन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इनमें हम चॉइस होती है हमारे पास, है ना, कि ये जैसे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है तो उसमें टेक्निक्स है 4-5, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स इस डिसीजन को लेने में और इंटरनल बिजनेस के जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन,
है ना। प्रोडक्ट बनाना वो तो ठीक है, लेकिन उसकी प्राइसिंग एकदम करेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। वो प्राइसिंग आपके ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपने प्राइस बहुत हायर कर दी तो भी प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, बहुत लोअर कर दी तो भी प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, और उससे आपको लॉस भी है। तो आपको मार्जिन भी मिल जाए और एक बेस्ट प्राइस मार्केट के अंदर चली जाए, तो ये प्राइसिंग का डिसीजन लेने में और उसको डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन को हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर हम डिमांड सप्लाई वाले कई सारे रूल्स पढ़ते हैं। डिमांड ऑफ फोरकास्टिंग, फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी उसको फोरकास्ट करने में भी, उसका अनुमान लगाने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो थ्योरीज बनी हुई हैं वो हमारी हेल्प करती है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेशन लगाती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी फर्म पर, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस पर, तो वो भी पता करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ना, समाज की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों की कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उससे आप भी अर्निंग कर लो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, है ना। तो उसके वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है समाज के अंदर, उसकी स्टडी करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेस मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव अटेंड करते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से डिसाइड होते हैं ऑब्जेक्ट, और उनको पूरा करने के लिए वो पूरी अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी लगाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल बने हुए होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उनको अच्छे से समझने में मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जो कॉस्ट एनालिसिस होता है, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो उन कॉस्ट का एनालिसिस करके आप प्रोडक्शन कितना करना है, कॉस्ट कितनी डिसाइड करनी है, वो सब आप पता लगा सकते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कमाना होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा तभी सर्वाइवल करेगा और तभी उसकी ग्रोथ होगी। सो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा और उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और जो कॉस्ट है उस पर कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब जो है अचीव करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज, टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है, ये 10 पॉइंट्स थे। सो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ कहाँ बनेगा, एग्जाम के पर्पज से आपका जो है वो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अच्छे मार्क्स का 7 to 15 मार्क्स के बीच में जो भी आपका पेपर पैटर्न है उसमें ये पूछा जा सकता है। ये रोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका क्या रोल है बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। सो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।